सो हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है रैंकर विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वन शॉर्ट्स वीडियोस की, जिसमें आपको 18 चैप्टर्स मैथ में पढ़ना, वो सारा मैथ्स का वन शॉर्ट्स वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। हर चैप्टर को हम लोग 2 से 3 लेक्चर में पूरा एक एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से कि आपका 5 से 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज उसी चीज के बारे में हम लोग पूरा थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आपका क्लास 10th का सांख्यिकी पढ़ना है और हम लोग किस बेस्ड पे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी बेस्ड पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th का। ठीक है, जब आप 9th में पढ़ते हैं तो 9th में आप पढ़े होंगे औसत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़े होंगे? औसत। औसत बराबर आपको क्या बताया गया होगा? तो औसत बराबर आपको बताया गया होगा कि आंकड़ा का कुल योग। ठीक है, आंकड़ा का कुल योग, अब बटा में बताया गया होगा आंकड़ा का कुल संख्या। ठीक है, आंकड़ा का कुल संख्या, आंकड़ा का कुल संख्या ये बताया गया होगा जब आप पढ़ते होंगे क्लास 9th में। तो ठीक है, 9th की बातें इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 9th का ही चीज को यहाँ पे सिर्फ नाम बदल दिया गया है। जब आप 9th से पहुंच जाते हैं कहाँ? क्लास 10th में पहुंच जाते हैं। तो क्लास 10th में जब आप आ जाते हैं तो क्लास 10th में इसी बात को आपको बदलकर क्या कर दिया जाता है? माध्य कर दिया जाता है। ठीक है, माध्य, माध्य के दूसरा नाम होता है समांतर माध्य। ठीक है, याद रखिएगा, समांतर माध्य। और समांतर माध्य जिसको हम लोग देखिए, इसको जो माध्य को सूचित करते हैं वो सूचित 2 तरीका से करते हैं, एक्स बार या हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हम लोग 9th में पढ़ते हैं तो औसत रहता है, और औसत बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बाई आंकड़ों का कुल संख्या। जब यही हम क्लास 10th में पहुंच जाते हैं तो क्लास 10th में आपका हो जाता है माध्य, और माध्य के अन्य नाम क्या होता है? तो समांतर माध्य, या इसको हम लोग सूचित किस चीज से करेंगे? तो एक्स बार या ए से सूचित करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप माध्य बराबर सूत्र को जानिएगा तो माध्य बराबर सूत्र, माध्य को सूचित कौन चीज से किए? एक्स बार से किए, तो माध्य बराबर सूत्र हो जाता है सिग्मा एक्स बटा में एन। ठीक है, ये क्लास 9th में ही पढ़ना है, सिग्मा एक्स बटा एन क्लास 9th का ही थ्योरी है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि सर ये जो एक्स बार है, इस फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि एक्स बार को हम लोग माध्य कहते हैं। ठीक है, एक्स बार को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, सिग्मा का मतलब होता है क्या? कुल योग। और एक्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप एक्स जो देख रहे हैं, एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्स सबसे पहले रहता है आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा के बाद ये बदल जाता है चर मान में। ठीक है, और चर मान के बाद ये एक चीज और बन जाता है, वर्ग चिन्ह। क्या बनता है? वर्ग चिन्ह बन जाता है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर रखना है। और एन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? तो नंबर ऑफ आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा की संख्या। एन यहाँ पे क्या है? आंकड़ा की संख्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आंकड़ा की संख्या। तो चलिए, हमने जैसा कि देखा कि सर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो माध्य का सूत्र होता है ये, यहाँ पे घेर दिए, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटा एन। सर यहाँ पे माध्य क्या है? तो माध्य जो है एक्स बार को हम लोग माध्य कहते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब कुल योग होता है। एक्स क्या है? तो एक्स सबसे पहले मेरे भाई आंकड़ा होता है, उसके बाद चर मान में बदलता है, उसके बाद वर्ग चिन्ह बन जाता है। एन क्या है सर? एन जो है आंकड़ा की संख्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोग औसत बराबर भी जानते होंगे कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बाई आंकड़ों का कुल संख्या। माध्य को ही जब आप 9th में पढ़ते हैं तो इस चीज को औसत के रूप में पढ़ते हैं, जब आप क्लास 10th में चले आते हैं तो उसी चीज को आप माध्य के बारे में जानने लगते हैं। ठीक है, और माध्य का अन्य नाम क्या होता है? तो समांतर माध्य, या इसको हम लोग सूचित किस चीज से करेंगे? तो एक्स बार या ए से करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा। सूत्र क्या हम लोग पढ़े कि सर एक्स बार जो होता है सिग्मा एक्स बटा में एन होता है। ये सूत्र हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। एक्स बार बराबर क्या हुआ सर? सिग्मा एक्स बटा एन। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कहा कि 2, 4, 6, 8 का माध्य निकालिए। सिंपल सा है, माध्य निकालना है, सूत्र लगाना है, माध्य निकालना है आपको। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिख लेना है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक्स बार बराबर क्या होता है सर? तो सिग्मा एक्स बटा ने एन होता है। ठीक है,
उसके बाद आप बताइए कि सिग्मा का मतलब क्या होता है सर और एक्स का मतलब क्या होता है। तो सिग्मा का मतलब हम बताए थे कि सर सिग्मा का मतलब होता है आंकड़ों का कुल योग और एक्स का मतलब क्या होता है जो आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा क्या क्या है, तो 2 है, प्लस में कर लीजिए 4, प्लस में कर लीजिए 6 और प्लस में 8। और एन के मतलब हम समझाए थे कि नंबर ऑफ आंकड़ा, ठीक है, जितना भी आंकड़ा है उसका काउंटिंग कीजिए कि टोटल नंबर्स कितना है, तो 1 2 3 4 गो है, टोटल कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिए सबको ऐड कर लीजिए, 8 6 14, 4 18 2 20, 20 बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 5 20, यानी इसका माध्य आपका क्या निकल के आ गया, पूरा का कंप्लीट माध्य कितना निकल के आ गया, तो इस पूरा का कंप्लीट माध्य निकल के आ गया 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सम संख्या के बारे में कह रहा है, यहाँ पे हम आपको अभाज्य संख्या पर बताते हैं क्योंकि सम संख्या ऊपर दिया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ऐसा प्रश्न हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर का होता है, उसको छोड़ना क्यों है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है जी, कितना अभाज्य संख्या बोल रहा है सर, 5 बोल रहा है, तो 5 बोल रहा है, तो उसमें आप देखिए कि सबसे पहले अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं कि जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो अपने आप से कटे और एक क्या हो, एक अपने आप से कटे और एक से कटे, दूसरा कोई उसका फैक्टर नहीं होगा उस संख्या का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कर लेना है सर, तो सोल्व लिख लेना है और x बार बराबर आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, सिग्मा x और बटा में n होता है, इतना तो आप जानते हैं। चलिए इधर आ जाइए, उसके बाद बताइए आपकी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, तो अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, और 2 से टोटल कितना काउंट करना है, 5 को काउंट करना है। तो x बार बराबर, चलिए अभाज्य संख्या बताइए कहां से शुरू होता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, टोटल 5 को हो गया शायद, 1 2 3 4 5, बस यही 5 को लेने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो चलिए, और बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 17, 17 11 कितना हो जाएगा, 17 और 11 आपके पास हो जाएगा 28 और 28/5। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे थे कहां पे कि पूरा को जब ऐड किए हम लोग, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बराबर 28 और बटा में 5 था। जब इसको हम लोगों ने ऐड किया तो आ गया 28/5। इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 5 × 25, 5 बार में लगेगा, 3 बच जाएगा और एक पॉइंट बैठा लेंगे तो 0 6 35 यानी 5.6 इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपके पास बहुत सारा प्रश्न बन सकता है, जैसा कि कुछ प्रश्न हम आपको बनाने के लिए भी दे देते हैं, आप लोग कॉपी पे ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए कि प्रथम 5 सम संख्या का, ठीक है, यहाँ पे आपको संख्या के टाइप में पूछ सकता है, बहुत सारा प्रश्न पूछ सकता है, अभाज्य की जगह पे सम कर सकता है, विषम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस पे एक 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, उसको भी हम लोग अभी जस्ट कंप्लीट करते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो फटाफट से इसको यदि आप नोट करना चाहते हैं, इस सूत्र को समझ लिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और इस पे बहुत सारा प्रश्न आपको हम अभी दे देते हैं जो आप बना लीजिएगा। जब वीडियो कंप्लीट होने लगेगा तो हम आपको HW के तौर पे दे देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अभी नोट कर सकते हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं और इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में एक 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछता है इस पे जो, तो देखिए जैसे हम कह दिए कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, यदि आंकड़ा जो है, ठीक है, आंकड़ा PQR है, PQR है, तो माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। तो सुनिए कितना इजी है ये, आपके पास ऑप्शन एग्जाम में रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा कि P + Q + R - बटा में 3, ऑप्शन बी में रहेगा कि P + Q + R बटा में 2, ऑप्शन सी में रहेगा कि P + Q + R/3, ऑप्शन डी में रहेगा NOT। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस रहेगा। तो क्या आप टिक आउट कीजिएगा, कहिएगा कि सर अभी तो आप बताएं हमको, क्या बताएं, तो कहे थे आप कि सर जो x बार होगा वो सिग्मा x बटा n के बराबर होगा। हम कहें हाँ बताए थे, तो आप कहिएगा कि सर आप अभी तो बताएं कि x का मतलब आंकड़ा होता है, जितना आंकड़ा दिया है, और सिग्मा का मतलब कुल योग होता है, जितना आंकड़ा दिया है सबको जोड़ दीजिए। अच्छा बात है भाई, P + Q + R। आप बताए थे सर कि n के मतलब होता है जितना आंकड़ा है उस सबको गिन के लिख दो।
चलिए ठीक है, तो सबको गिन दीजिए 1 2 3, तो बटा में 3। तो सर ये जहां पे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वहां पे टिक आउट कर लीजिए। तो कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखिए, और यहाँ पे आंकड़ा के जगह पे इसमें देखिए क्वेश्चंस को और थोड़ा सा घुमा सकता है। यहाँ पे x1 दे देगा, कॉमा x2 दे देगा, कॉमा x3 दे देगा, कॉमा x4 दे देगा, कॉमा x5 दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से दे देगा आंकड़ा को। तो इस प्रकार में आंसर, यदि आंकड़ा के जगह पे x1 x2 x3 x4 x5 रहे, इस प्रकार से रहे, तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, माध्य किस प्रकार से आएगा। तो फॉर्मूला तो ये होगा x बार बराबर सिग्मा x बटा में n। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। नहीं, आंकड़ा भी क्या दिया है? x1 दिया है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। तो जहां पे इस प्रकार का ऑप्शन आपको नजर आएगा, यदि आंकड़ा इस प्रकार से है तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपसे बन जाएगा। चलिए, ये जब आपसे बन जाएगा तो एक हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास 10th का जो है उस पे उतरेंगे, माध्य बनाने पे। ठीक है, फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जस्ट यही फॉर्मूला पे पूछा जाता है। क्वेश्चंस टाइप चेंज भी कर सकता है, बट इसी फॉर्मूला पे आधारित होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये 2 नंबर में पूछता है मेरे भाई। ठीक है, यदि बोर्ड वाला का मूड गड़बड़ाया तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। तो इसीलिए हम लोगों को चारों तरीका से, मतलब चारों बगल से एकदम सटीक होके जाना है। और मैथ में मेरा एक ही वादा है कि एकदम 100 में 100 करके आना है, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। ठीक है, तो मैथ में 100 में 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो मैथ में 100 में 100 लाना बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। देखो कैसे, सबसे पहला चीज जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो। बस इतना कर लो। इतना यदि आप कर लेते हो तो आपका मैथ में 100 में 100 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी आंकड़ा जो है, कोई आंकड़ा जो है इस प्रकार से दिया गया है मेरे भाई। क्या क्या दिया है? देखिए, कहा है कि 4 6 8 तथा x कोई आंकड़ा है और उसका माध्य कितना मेरे भाई? 16 है। तो कह रहा है कि x का मान बताइए। यहाँ पे जो x नजर आपको आ रहा है उसमें x क्या होगा? चलिए, अच्छा बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सोल्व लिख लेना है, यदि 2 नंबर में पूछ रहा तो। ठीक है, अब देखिए सर कहिएगा कि सर x बार बराबर, अभी आप पढ़ाए सिग्मा x और बटा में n, यही चीज तो पढ़ाए आपको। अच्छा, उसके बाद बताइए सर सिग्मा x का मतलब होता है कुल आंकड़ा को जोड़ दीजिए, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x, और बटा में जितना इसका नंबर है कुल को लिख दीजिए कि वो 1 2 3 4 गो। अच्छा सर, यहां तक तो हम कर लेंगे सर। उसके बाद आप बताइए कि ये माध्य काहे दिया है। तो बबुआ देखिए, ये माध्य इसलिए दिया है ना कि माध्य धने आप इस 16 को उठाइए और माध्य के जगह पे ले जाके बैठाइए। ठीक है, इस 16 को उठाइए और माध्य के जगह पे क्या कीजिए? बैठाइए। तो माध्य धने रख दीजिए 16। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो 16 बराबर, इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 8 18 प्लस x हो जाएगा, 18 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपको, ये तो बटा में 4 है, ये था, ये आ जाएगा 18 प्लस x अपॉन 4। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए, इसके साथ गुना, 16 के 4 के साथ गुना, तो 16 चौका 64, अब प्लस में इधर बच जाएगा 18 प्लस x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में हल कर देते हैं। x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 64 माइनस 18, यानी x बराबर, इसको लेस कर लेंगे, जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। घटा लीजिए 64 में से 18 को 14, तो 6 बचेगा, 5 तो 4, यानी कि 46 बचेगा। ठीक है, x का वैल्यू मेरे भाई कितना फाइंड हो गया? 46 फाइंड हो गया। तो क्या आप इस पर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं? तो फटाफट से आप एक क्वेश्चन बना के दिखाइए। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 10 12, ठीक है, x1 तथा 16 है। ठीक है, और इसका माध्य है मेरे भाई, ये आंकड़ा है। ठीक है, ये आंकड़ा दिया गया है और इसका माध्य जहां पे आपको 16 नजर आ रहा है वहां पे आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 20, यहाँ पे कितना मेरे भाई? 20 है। ठीक है, तो आप फटाफट से बना के, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चंस को बना के कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताते हैं, तो फटाफट से आप बना के क्वेश्चन को डालिएगा। बहुत सिंपल था, माध्य का मान दिया हुआ था, माध्य तरफ रख दिए, सिग्मा x का मतलब आंकड़ों का कुल योग होता है, आंकड़ा का कुल को जोड़ दिए, अब बटा में जो उसका नंबर था उसका नंबर लिख दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको हल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जब यहाँ तक आपका क्लियर है तो अब हम लोग उतरेंगे क्लास 10th पर। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करके ये क्वेश्चन को बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, अब हम लोग क्लास 9th का बेसिक चीज तो समझ लिए, अब आ जाइए आप क्लास 10th पे। क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है जो समझिएगा। सबसे पहला चीज,
एकदम पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 10th में क्या पढ़ना है, सबसे पहला चीज आप जान लीजिए सांख्यिकी सिलेबस का, इसका सिलेबस सांख्यिकी का पहला आपको पढ़ना है माध्य, ठीक है। और माध्य मेरे भाई आपको 3 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? 3 प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है माध्यिका। क्या पढ़ना है? माध्यिका पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है बहुलक। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया बताइए आपकी सांख्यिकी से कितना नंबर का प्रश्न पूछता है, तो आओ इन्हें आओ जल्दी बताते हैं। सांख्यिकी से मेरे भाई 7 से 10 नंबर का प्रश्न पूछता है, ठीक है। कितना नंबर का पूछता है? 7 से 10 नंबर का पूछता है, ठीक है। क्या क्या पूछता है? तो आज तक का बोर्ड एग्जाम यदि देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर मेरे भाई ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बहुलकवा यही पूछता है ज्यादातर। और कभी कभी बोर्ड का मूड गड़बड़ाया तो ई दे देगा, माध्य और माध्यिका दे देगा, ठीक है। मूड गड़बड़ाया तो, अब मूड ठीक रहा मेरे भाई तो बहुलक एकदम 5 नंबर में, एक बहुलक जो है 5 मार्क्स में एकदम फिक्स है, ठीक है। ये बात को एकदम गांठ बांध लो, ठीक है। हम बोल दिए, उसको बात याद रखो। उसके बाद हम लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे ना तो हम लोग एक 200 क्वेश्चन का सीरीज यूट्यूब पे लाएंगे, ठीक है, जिसमें आप सभी बच्चों को इनरोल करना है, सभी बच्चों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं उसमें, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। 200 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, जिसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर दिया जाएगा। अंक चेंज रह सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। ये हम नहीं कहेंगे कि वही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। 100 को से प्लस ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, एकदम मेन वीवीआई प्रश्न, जो हो सकता है कि उसमें से आपको 40 से 50 उसी में से रहे, ठीक है। ऐसा हम नहीं करेंगे कि वही रहेगा, हो सकता है कि उसी में से रहे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि पिछले साल बच्चे को उसी में से दिया गया था। बच्चे बहुत सारे 100 में 100 मार्क्स लाए मैथ में, तो 100 में 100 मार्क्स आप भी ला सकते हैं। बस आप रैंकर विद्याकुल फैमिली के साथ जुड़िए और रैंकर विद्याकुल फैमिली को बड़ा कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे तो आप समझ चुके हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना माध्य, जो 3 प्रकार से पढ़ना है, उसके माध्यिका पढ़ना, बहुलक पढ़ना। बहुलक आपको ज्यादातर 5 नंबर में ही मेरे भाई पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टोटल 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहला शुरू करेंगे माध्य के बारे में। किसके बारे में शुरू करेंगे? माध्य के बारे में। माध्य क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। चलिए आ जाइए। माध्य जो पढ़ना है आपको, माध्य 3 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? 3 प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है कल्पित माध्य विधि। क्या पढ़ना है? कल्पित माध्य विधि, ठीक है, माध्य विधि। और एक और पढ़ना है मेरे भाई, पता है? कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। एक पढ़ना है आपको लघु रीति विधि, ठीक है, लघु रीति विधि। ये 3 प्रकार से आपको माध्य को क्या करना है? बनाना है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। आप सबसे पहले देखो, आपको मैथ, बहुत सारे लोगों को लगता है अभी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, भैया मैथ मेरा बहुत कमजोर है, अब मैथ को बरियार कैसे करें, तो करें कैसे? चलिए एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है, मान लीजिए कोई सामान आपको किनना है, पैसा नहीं होता है आपके पास, आप क्या करते हो? सोचो थोड़ा, क्या करते हो? या तो घरे को, जब घरे से कोई बड़े गार्जियन रहते हैं उनको कुछ सिखा देते हैं, कलम लेना, कॉपी लेना, ये लेना है, और उनसे बहाना करके उस पैसा को ले लेते हैं। मेहनत करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? आप बिना मेहनत किए तो पैसा उनसे लिए नहीं, कुछ ना कुछ बुद्धि तो लगाना पड़ा ना मेरे भाई। तो इसमें भी एकदम सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप थ्योरी के बस समझ लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम आपको वादा दिलाते हैं कि आप यूं क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, ये मेरा वादा गारंटी है। बस मेरे थ्योरी को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि माध्य कितने प्रकार से है, कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा लघु रीति विधि। जैसा आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है सेम टू सेम वही फील यहाँ ऑनलाइन में होगा मेरे भाई। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि ये 3 प्रकार का होता है। अब आपको जानना है कि सर प्रत्यक्ष विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि क्या है। तो हम लोग एक एक करके सारे विधि को समझेंगे। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि सर नहीं समझे। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हम आपको इस टॉपिक को नहीं छोड़ने वाले, एकदम अच्छा से समझाएंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, मेंसुरेशन, मतलब धीरे धीरे करके हम लोगों को 1-2 महीना के अंदर अंदर पूरा एनसीईआरटी क्या कर लेना, फिनिश कर लेना। और एग्जाम के समय में बस हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, जिससे कि हम लोग मैथ में 100 में 100 क्या कर पाए, स्कोर कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बस
यही दुआ रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से इस चैनल से जुड़े, जल्दी से जल्दी जितने दोस्तों को हो सके जोड़े। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। आज 3 बात याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहला चीज एक्स के बारे में आपको याद रखना है। ये क्या था? पहले जो क्वेश्चन आप बनाए इसको इस पे बनाए आप आंकड़ा पे, फिर क्या है? ये बनेगा चरमान बनेगा, फिर क्या बनेगा सर? तो ये बनेगा वर्ग चिन्ह बनेगा। बस यही 3 बात को आपको क्या करना है मेरे भाई? याद रखना है, क्योंकि जो गुण बदलेगा यही 3 को यही एक्स ही बदलेगा गुण को, ठीक है ना? तो एक्स को एकदम छोड़ना नहीं है, बस इसको पकड़ के रखना है कि कौन रूप में तुम है। अभी तो आंकड़ा के रूप में देगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि आंकड़ा के रूप में अभी आपको मैथ सिखा के ले आए हैं। उसके बाद चरमान पे देगा। अच्छा आ जाइए थोड़ा सा समझते हैं बात को, आगे बढ़ाते हैं। मान कितने प्रकार से बताएं? 3 प्रकार से बताएं। सबसे पहला क्या है मेरे भाई? प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है? प्रत्यक्ष विधि है। चलिए प्रत्यक्ष विधि की यदि हम बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का जो आंकड़ा निकलता है एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा में एफ। इस बात को याद रखिएगा। और बहुत सारे आप यूट्यूब पर वीडियोज या कहीं भी ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो आपको एफ आई एक्स आई इस प्रकार से लगा के देगा, तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि सर गलत पढ़ाई। नहीं मेरे भाई, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? बस मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है? तो क्या है सर सिग्मा एफ एक्स, क्या है सिग्मा एफ? इस पे भी चर्चा करते हैं। चलिए शुरू कर लो। बनाइए। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें प्रत्यक्ष विधि में क्या देखें कि सर सिग्मा जो होता है, सिग्मा एफ एक्स जो होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। इस चीज को हम लोग समझे। अच्छा आ जाइए सर, सिग्मा यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है एक्स बार जो नजर आ रहा है वो क्या है? तो एक्स बार है, ये माध्य है, ठीक है? एक्स बार क्या है? माध्य है। उसके बाद आप देख रहे हैं सिग्मा है। सिग्मा का मतलब अभी आप जाने कि सर सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है सर? कुल योग होता है। इतना बात तो आप जान गए कि सिग्मा का मतलब कुल योग होता है। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा एक्स, और एक्स जो ही है ना सर, एक्स के बारे में ऊपर लिखा गया कि क्या क्या है? आंकड़ा है। उसके बाद क्या है? आंकड़ा। उसके बाद ये बदलता है चरमान में। किस चीज में बदलता है? चरमान में बदलता है। उसके बाद किस चीज में बदलता है? तो उसके बाद ये बदलता है वर्ग चिन्ह में बदलता है, ठीक है? इतना बात आपको क्या करना है? कंप्लीट रखना है। वर्ग चिन्ह में बदल गया। अच्छा उसके बाद सर यहाँ पे एफ जो नजर आ रहा है, एफ क्या है सर? ये हमको आप बता दीजिए। तो एफ मेरे भाई बस कुछ नहीं है, एफ जो है बारंबारता है। क्या है? बारंबारता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि एफ क्या है? तो बारंबारता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब तो आप देख ही लिए, ठीक है? तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे, ठीक है? क्वेश्चंस इसका क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आ जाइए। इस सूत्र को आप लोग लिख चुके होंगे, इतना तो विश्वास है ही आप लोगों पर, है ना? चलिए शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में अभी आप सुन रहे होंगे एक नीट स्कैम। नीट स्कैम आप सुन रहे होंगे अभी आप, ठीक है? नीट स्कैम क्या है मेरे भाई? नीट स्कैम है, देखो एक स्टूडेंट का दर्द को कोई नहीं समझ पाता है। जब एक कोई प्रॉब्लम नेता के साथ उसके चुनाव में जब उसके साथ एक ठोप गड़बड़ी होता है, वो पूरे प्रशासन को टाइट करके और पूरा अपना जीत के लिए एक जी जान लगा देता है। उसी प्रकार से मेरे भाई नेता को भी सोचना चाहिए, या जो भी बड़े लोग जो भी इस क्वेश्चंस को लीक करते हैं या कुछ भी करते हैं, इस नीट में जो क्वेश्चन लीक हुआ है, दोषी पाए जा रहे हैं, उनको तो सबसे पहले एकदम भयानक सजा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये हम लोगों को देश के साथ खिलवाड़ है। ये जो हुआ है नीट स्कैम, ये हम लोगों को देश के साथ खिलवाड़ हुआ है। और देश के साथ खिलवाड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो है हम लोगों का जनरेशन, ये एक ऐसा जनरेशन जा रहा था जिसमें बहुत सारे डॉक्टर बनने वाले थे, और बहुत सारे जो डॉक्टर बनने वाले थे उनके साथ खेला किया गया। अब सोचिए थोड़ा सा, किसी से 25-30 लाख ये बोल रहे हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत कड़ी सजा दिया जाना चाहिए, ताकि अगला बार से वो सुधर जाए, अगला बार से ये गलती ना करे। क्योंकि एक बेरोजगारी का जो मार होता है एक बस स्टूडेंट ही जान पाता है। नेता लोग का क्या है या बड़े बड़े अधिकारियों का क्या? कुछ नहीं, अपना एसी में बैठा रहा। स्टूडेंट से कितने दर्द से पढ़ते हैं, कितने उनके माता पिता का सपना रहता है, कितना उसका सपना रहता है, जो एक बंद कमरा में होकर उस कमरा से नहीं निकलता है, और कमरे में बंद होकर लगातार 18-18 घंटा 16-16 घंटा पढ़ना, उसके मेहनत पे इन अधिकारियों ने पानी फेर दिया है। और जो इस अथी में क्लास 10th के माध्य पर, तो माध्य में हम लोग सीख चुके थे अभी प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस का बात करेंगे। क्वेश्चंस क्या है?
तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें 2-3 टाइप से पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको चर मान पे पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना समावेशी विधि और अपवर्ज्य विधि पर। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन एक लेते हैं और क्वेश्चन है जो यहाँ पे चर मान दिया गया है। क्या दिया गया है? चर मान दिया गया है। उसके बाद इधर बारंबारता दिया गया है। ठीक है, क्या है? बारंबारता है। चलिए आ जाइए, चार मान बारंबारता। चार मान को अभी हम लोग x से सूचित करेंगे और बारंबारता को अभी हम लोग f से सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ चार मान में जैसे 5 दिया गया, 4, 6, 8। ठीक है, इस प्रकार से है। इसका बारंबारता है 2, 3, 4 और 6। ठीक है, और आपसे हम कह दिए कि इस क्वेश्चन को ना, जो चर मान का जो क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको हल करके बताना प्रत्यक्ष विधि से बताना है मेरे भाई। कौन सा विधि से बताना है? प्रत्यक्ष विधि से बताना है। तो प्रत्यक्ष विधि से बताना है तो आप कहेंगे कि सर सूत्र इसका होता है x बार बराबर सिग्मा fx और बटा में सिग्मा f होता है। यहाँ तक तो क्लियर है आपका? अच्छा, चलिए था यहाँ पर देखिए तो जी f इंटू एक्स आ रहा है, यानी कि जो x का मान दिया गया और जो f का मान दिया गया दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो x का मान यहाँ पे जो है जो, और f का मान है सामने में जो, दोनों के साथ प्रोडक्ट कीजिए तो वो कहलाएगा सर आपका सिग्मा f, यानी सिग्मा एफ कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, यानी f इंटू एक्स कहलाएगा। चलिए जल्दी से गुना कीजिए तो ये दोनों के 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और कितना हो जाएगा 8 छका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब ये तीनों के चारों का ऐड कीजिएगा तो कहला जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ एक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि f इंटू एक्स में गुना हो गया है और सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। जोड़ लीजिए 8 4 4 2 6 6 8 14 के 4 बाकी अपने 1 1 2 2 4 4 8 8 1 9, यानी 94 आ गया। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया हमको। और नीचे में क्या कर रहा है सर? सिग्मा एफ आना चाहिए, यानी सिग्मा बारंबारता उसको जोड़ दीजिए तो इस कहलाएगा सिग्मा एफ। जोड़िए 3 2 5 4 9 6 15, यानी ये आ जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं ज्यादा आपको करना, इस साइड में हम हल कर देते हैं इसको। ठीक है, इस साइड में आपको लिख देते हैं x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 94। तो यहाँ से 94 को उठा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर क्या है? सिग्मा एफ कितना 15 है, तो 15 को उठा लीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए। 15 छक्का 90, बच गया 4 पॉइंट बैठा लेंगे 40 आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 10 बच जाएगा। फिर 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 15 छक्का 90, इतना के लगभग में आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? इतना के लगभग में आएगा। और एक चीज और याद रख लीजिएगा कि सांख्यिकी के कभी भी मान नेगेटिव में नहीं आता है। तो क्या चर मान पर आधारित रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ या ना? यदि बन जाएगा तो मेरे भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग कल इसका सेकंड लेक्चर लाने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ग अंतराल पे आधारित प्रश्न प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग सीख लेंगे जस्ट उसके बाद कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।